हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में ग्रेड 7 साइंस क्यूरियोसिटी के चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस यानी कि अब हम चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस को देखते हैं। पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर को या चूने के पानी को किस तरह से तैयार किया जाता है। आंसर है लाइम वाटर। तो सबसे पहले देखें कि लाइम वाटर क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं। तो लाइम वाटर कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, चूना या फिर कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। लाइम वाटर को आसानी से तैयार किया जा सकता है लाइम को, चूने को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स करके, एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम और एन आवर, और इसे कुछ समय के लिए या फिर 1 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब यानी कि बिना इसको हिलाए डुलाए, बिना छुए इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से लाइम वाटर को आसानी से तैयार किया जा सकता है। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर, और दूसरे कंटेनर के अंदर इस सॉल्यूशन को छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, एंड यूज इट एज लाइम वाटर, और अब हम इसे लाइम वाटर के जैसे यूज कर सकते हैं। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन, और हमें लाइम वाटर के अंदर जो वर्ड लाइम है इसके साथ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो लेमन होता है, एक फ्रूट है लेमन यानी नींबू, उससे जो पानी बनाते हैं उसको भी लाइम वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर लाइम वाटर करता है चूने का पानी, और जब नींबू से पानी बनाते हैं तो उसको भी लाइम वाटर कहते हैं। तो उसके साथ में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ। ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं ये किससे बनी होती हैं। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम, और जब इन लिटमस स्ट्रिप्स के ऊपर किसी भी सैंपल की कुछ ड्रॉप्स को, कुछ बूंदों को डाला जाता है तो ये अपने कलर को क्यों चेंज कर लेती हैं। आंसर है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स आर मेड फ्रॉम पेपर सोक्ड इन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन्स। रेड और ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप्स होती हैं ये एक पेपर को यानी कि लाइकेन के अर्क में या लाइकेन के जूस में जब हम पेपर को सोक कर देते हैं, पेपर को डुबो देते हैं, तो उससे फिर ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स को बनाया जाता है। When they come in contact with acidic और बेसिक सब्सटेंसेज, और जब ये स्ट्रिप्स यानी कि रेड और ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स किसी भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती हैं या इन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें इनके ऊपर डाली जाती हैं, दे चेंज कलर, तो ये अपने कलर को चेंज कर लेती हैं। एसिडिक सब्सटेंसेज टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और जो एसिडिक सब्सटेंसेज होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। एंड बेसिक सब्सटेंसेज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और जो बेसिक सब्सटेंसेज होते हैं, जो क्षारीय पदार्थ होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू लाइकेन्स फॉर्म। लाइकेन्स किस तरह से बनते हैं, एंड वेयर डू दे ग्रो, और ये कहां पर ग्रो करते हैं। डू यू फाइंड लाइकेन्स ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड। क्या आपने अपने आस पड़ोस में, आसपास के एरिया में लाइकेन्स को पेड़ों के ऊपर कभी फाइंड आउट किया है। आंसर है लाइकेन्स आर फाउंड बाय द एसोसिएशंस ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइकेन्स 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस में एसोसिएशन से, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव से फॉर्म होते हैं। अ फंगस एंड एन एल्गा, और वे 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, एक फंगस और एक एल्गा। ये दोनों जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये लाइकेन्स का निर्माण होता है। दे ग्रो ऑन रॉक्स, ये चट्टानों पर उगते हैं, एंड ट्रीज इन रीजन्स दैट हैव अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर, और ऐसी जगह पर या जहाँ पर इस तरह के जो पेड़ हैं जो इस तरह के एरिया में उगते हैं जहाँ पर कि बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और हवा बिल्कुल साफ होती है, ऐसे जगह के पेड़ों पर भी ये लाइकेन्स ग्रो करते हैं। और यस, आई फाउंड लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज इन माई नेबरहुड, और हाँ, मैंने मेरे नेबरहुड में, मेरे आसपास के एरिया में लाइकेन्स को ट्रीज के ऊपर ग्रो करते हुए मैंने पाया है, मैंने देखा है। पेज नंबर 11 पर है क्वेश्चन, इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल।
यदि लिटमस अवेलेबल नहीं है, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, तो क्या कोई और दूसरे भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो कि एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में हम उनको काम में ले सकते हैं? तो आंसर है यस, देयर आर अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो हाँ, ऐसे दूसरे और भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिन्हें कि हम एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम ले सकते हैं, सच एज जैसे कि रेड रोज, रेड हिबिस्कस, रेड एंड पर्पल कैबेज एक्सट्रैक्ट्स, इनका अर्क या रस या जूस, एंड टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स, और हल्दी से बनी हुई कागज की स्ट्रिप्स। तो ये सभी क्या है? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। These substances also change color in the presence of acids और bases। ये सभी substances एसिड बेस की प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज करते हैं, यानी कि इन सभी substances को भी हम एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम ले सकते हैं। पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन है, कैन गार्डनर्स एडजस्ट द एसिडिक और अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स? क्या गार्डनर्स एसिडिक और एल्कलाइन नेचर की सॉइल को एडजस्ट करके, उसको बैलेंस करके अलग अलग कलर के हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, अलग अलग कलर के हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स को उगा सकता है? तो आंसर है यस, यानी कि हाँ, वह अलग अलग टाइप के कलर के हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स को उगा सकता है। हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हाइड्रेंजिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि अलग अलग रंग के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसमें अलग अलग कलर के फ्लावर्स उगेंगे? ये डिपेंड करता है कि सॉइल की नेचर किस तरह की है। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेस ब्लू कलर फ्लावर्स। जो एसिडिक सॉइल होती है वह ब्लू कलर के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करती है। Whereas in बेसिक सॉइल, और यदि सॉइल बेसिक है, क्षारीय प्रकृति की यदि सॉइल है, द फ्लावर्स आर पिंक और रेड। तो फ्लावर्स होंगे पिंक और रेड कलर के। Thus, gardeners can adjust the acidic or alkaline nature of the soil to produce different colors of hydrangea flowers। तो इस तरह से गार्डनर आसानी से एडजस्ट करके, बैलेंस करके, यानी कि ज्यादा एसिडिक है तो उसको थोड़ा सा बेसिक करके, ज्यादा बेसिक है तो उसको थोड़ा सा एसिडिक करके, यानी कि उसको एल्कलाइन नेचर करके, यानी कि जो सॉइल की नेचर है उसको एडजस्ट करके अलग अलग कलर के हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। पेज नंबर 15 पर है क्वेश्चन, व्हाई इज टर्मरिक नोन एज अ गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक को या हल्दी को गोल्डन स्पाइस, स्वर्ण मसाले के रूप में क्यों जाना जाता है? आंसर है, टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। टर्मरिक जिंजर फैमिली की, यानी कि अदरक फैमिली की मेंबर है। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड्स, जो कि हमारे डेली के जो हाउस होल्ड मसाले हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन है। इट इज बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। तो ये हमारे फूड को टेस्ट और कलर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्या रिसर्च किया गया है कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारे मेडिसिन का जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली है, टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। तो आयुर्वेदिक सिस्टम के अंदर टर्मरिक को हमारी हेल्थ को बहुत सारे फायदे देने के रूप में उसको कंसीडर किया गया है, यानी कि हल्दी से हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो पुराने घरेलू जो नुस्खे हैं उसमें भी इसको यूज किया जाता है। ड्यू टू ऑल दीज रीजन, तो इन सभी कारणों की वजह से टर्मरिक इज नोन एज अ गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक को या हल्दी को गोल्डन स्पाइस, स्वर्ण मसालों के रूप में जाना जाता है। यानी कि जिस तरह से जो गोल्ड वैल्यूएबल होता है उसी तरह से मसालों में या स्पाइसेस में टर्मरिक सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या फिर सूंघने या घ्राण इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आंसर है, दोज सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर्स चेंज इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम्स। तो ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में,
आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो उन्हें कहते हैं या उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि जब हम इन्हें एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इनकी गंध चेंज हो जाती है, इनकी गंध बदल जाती है। तो गंध बदलने पर क्या पता चल जाता है कि जो मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑड्यूर्स चेंज एंड ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। तो क्या कोई और भी पदार्थ हैं जिनकी गंध चेंज हो जाती है जब हम उनमें एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस डालते हैं? तो क्या कोई ऐसे और भी सब्सटेंसेस हैं? आंसर है यस, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट whose odors change on adding acidic और basic substances। तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि अनियन यानी कि प्याज और वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला का अर्क। तो इनकी जो गंध होती है वो चेंज हो जाती है जब हम इनमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस डालते हैं। तो इनकी गंध चेंज हो जाती है। गंध चेंज होने पर हमें पता चल जाता है कि मीडियम एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हाँ, इस तरह के और भी कई दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। पेज नंबर 18 पर है क्वेश्चन, व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंड बाइट्स इन योर रीजन। आपके रीजन में या आप जिस जगह पर भी रहते हैं वहां पर लोग एंट बाइट्स यानी कि चींटियों के काटने पर किस तरह का इलाज या किस तरह के तरीका अपनाते हैं? आंसर है पीपल ऑफन यूज नेचुरल रेमेडीज। तो हमारे रीजन में जो लोग हैं वो नेचुरल तरीकों को अपनाते हैं, लाइक अप्लाइंग अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, जैसे कि वे बेकिंग सोडा और पानी के पेस्ट को अप्लाई करते हैं। यूजिंग अ कोल्ड कंप्रेस टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग कॉज्ड बाय एंट बाइट्स, और चींटियों के काटने पर जो दर्द होता है, जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए वो ठंडा सेक भी करते हैं। पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन है, इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, यदि फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट एसिडिक नेचर का है, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। तो लेक्स के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर फिशेज को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? आंसर है द एसिडिक नेचर ऑफ द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो एसिडिक नेचर का वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कि हम उसके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड कर दें। तो एसिड के अंदर जब बेस को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक टू सेव द फिश इन द लेक। तो लेक्स के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर इसको रिलीज करने से पहले यदि हम इस एसिडिक नेचर के वेस्ट को अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें तो क्या होगा? फिशेस को हम लेक्स के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर बचा सकते हैं क्योंकि वह न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पेज नंबर 19 पर ही दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। तो आपके अनुसार एक पेपर पर लिखने के लिए सोप सॉल्यूशन से लिखा जाए और टर्मरिक सॉल्यूशन यानी कि जो हल्दी का घोल है उसको स्प्रे किया जाए तो क्या एक संभावना बनती है कि हम इससे पेपर के ऊपर लिख सकते हैं? आंसर है यस, टर्मरिक सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर स्प्रेइंग। टर्मरिक सॉल्यूशन यानी कि हल्दी का घोल कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, इसे इंडिकेटर के रूप में यूज किया जा सकता है फॉर स्प्रेइंग, स्प्रे करने के लिए, एज इट चेंजेस कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशंस, क्योंकि यह अपने रंग को, जब बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो क्षारीय घोल होते हैं, उनमें यह अपने रंग को येलो से रेड कलर में चेंज कर लेता है। While a soap solution could be used for writing on the paper, जबकि जो सोप सॉल्यूशन है, जो साबुन के घोल का जो सॉल्यूशन है, वह पेपर के ऊपर राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए यूज किया जा सकता है, सिंस क्योंकि सोप इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि जो साबुन होता है वह बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से साबुन के घोल से लिखेंगे और उसके ऊपर टर्मरिक सॉल्यूशन, हल्दी के घोल के सॉल्यूशन का जब स्प्रे करेंगे तो पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो लिखावट है, वो हमें दिखाई देने लगेगी।
लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब हम इसके अंदर किस तरह के सॉल्यूशन की ज्यादा मात्रा डालें जिससे कि ये जो चेंज है ये रिवर्स हो जाए, यानी कि अब जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हुआ था, तो अब क्या हो जाए, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए, इस तरह का परिवर्तन हो जाए। तो हमें किस तरह के सॉल्यूशन को उसको बदलना पड़ेगा, उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, या उसके अंदर क्या हम ऐड करें। तो इसमें देखिए फर्स्ट है लाइम वाटर, यानी कि क्या हम एक्सेस एडिशन ऑफ लाइम वाटर कर दें। सेकेंड है बेकिंग सोडा अगर उसके अंदर मिला दिया जाए। थर्ड ऑप्शन है विनेगर और फोर्थ ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वह है थर्ड नंबर का विनेगर। द सॉल्यूशन दैट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो वह सॉल्यूशन जिसने कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया, इट मीन्स इट इज बेसिक। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमें सॉल्यूशन दिया गया था वह बेसिक नेचर का है। टू रिवर्स द चेंज, अब हमें क्या करना है, इस चेंज को बदलना है, इसको रिवर्स करना है, उल्टा करना है, यानी कि अब हमें ब्लू लिटमस पेपर को रेड करना है। अभी क्या था, रेड लिटमस पेपर ब्लू हुआ था, अब हमें करना है ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए। तो इसके लिए एन एसिड इज नीडेड। इसके लिए हमें जो सॉल्यूशन है वो कैसा चाहिए, एसिडिक नेचर का चाहिए। तो इसमें देखिए लाइम वाटर एंड बेकिंग सोडा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है ये दोनों क्या है, बेसिक है, बेसिक नेचर के हैं। एंड द कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट, ये क्या है, ये न्यूट्रल नेचर का है। सो दे विल नॉट रिवर्स द चेंज। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है ये इस चेंज को रिवर्स नहीं करेंगे। विनेगर इज एसिडिक, और जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है विनेगर, ये एसिडिक नेचर का है। सो इट विल चेंज द कलर ब्लू टू रेड। तो इस तरह से ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के अंदर चेंज कर देगा, यानी कि ये इस चेंज को रिवर्स कर देगा। तो इसलिए इसके अंदर जो सही ऑप्शन है वो थर्ड नंबर का ऑप्शन है विनेगर। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल्ड A, B एंड C। आपको 3 तरह के सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिनके ऊपर लेबल लगा है A, B एंड C, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन A, अब हमने सॉल्यूशन A के अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली, इट टर्न्स ब्लू। तो इसने क्या करा, सॉल्यूशन A को ब्लू कलर के अंदर चेंज कर दिया। When a few drops of turmeric solution are added to solution B, और solution B के अंदर जब हल्दी के घोल की कुछ बूंदें मिलाते हैं, it turns red। तो ये solution B को रेड कलर के अंदर चेंज कर देती है। Finally, after adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green। और अंत में जब हम solution C के अंदर रेड रोज के अर्क की कुछ बूंदें डालते हैं तो ये उस solution C को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, तो अब हमारे इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन A, B एंड C। तो अब जब हमने इन सॉल्यूशंस के कलर को चेंज को देखा तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर सॉल्यूशन A, B और C का जो नेचर है, इन सॉल्यूशंस का जो नेचर है उसका सही सीक्वेंस क्या है, यानी कि सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B और सॉल्यूशन C किस तरह के नेचर के हैं। तो इसके लिए देखिए 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक, यानी कि तीनों ही सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के हैं। सेकेंड ऑप्शन है न्यूट्रल, बेसिक एंड बेसिक, यानी कि सॉल्यूशन A न्यूट्रल है, सॉल्यूशन B बेसिक है, सॉल्यूशन C बेसिक है। तीसरा ऑप्शन है बेसिक, बेसिक एंड एसिडिक, यानी कि सॉल्यूशन A, सॉल्यूशन B दोनों बेसिक हैं, सॉल्यूशन C एसिडिक है। और फोर्थ ऑप्शन है बेसिक, बेसिक एंड बेसिक, यानी कि तीनों ही सॉल्यूशन बेसिक नेचर के हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है फोर्थ नंबर का, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक, यानी कि तीनों ही सॉल्यूशंस बेसिक नेचर के हैं। तो अब हमने कैसे जाना कि तीनों सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है, इसका एक्सप्लेनेशन है सॉल्यूशन A टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिक इन नेचर।
सॉल्यूशन ए है, उसने क्या करा था कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यह बेसिक नेचर का है। सॉल्यूशन बी टर्न्स टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेड, बेसिक इन नेचर। और सॉल्यूशन बी ने क्या करा था कि इसने जब इसमें टर्मरिक सॉल्यूशन को डाला था तो उसको रेड कर दिया, यानी कि रेड कलर का हो गया। इससे पता चला कि सॉल्यूशन बी बेसिक नेचर का है। इसी तरह से सॉल्यूशन सी टर्न्स रोज एक्सट्रैक्ट टू ग्रीन। और सॉल्यूशन सी में क्या हुआ था कि उसने जब रेड रोज का एक्सट्रैक्ट उसके अंदर डाला तो सॉल्यूशन सी ग्रीन कलर का हो गया। इससे क्या पता चला, बेसिक नेचर। Thus the correct sequence of the nature of solution A, B, C is basic, basic and basic। तो हमारे इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर क्या कह सकते हैं कि इन तीनों सॉल्यूशंस का A, B, C, ये जो तीनों सॉल्यूशंस हैं इनके नेचर का सही सीक्वेंस है, सही क्रम है कि ये तीनों बेसिक 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 नेचर के हैं। तो इसलिए इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, Observe and analyze figures 2.13, 2.14 and 2.15 in which red rose extracts paper strips are used। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए फिगर 2.13, फिगर 2.14, फिगर 2.15, इन तीनों के अंदर रेड रोज एक्सट्रैक्ट्स से बनी हुई पेपर स्ट्रिप्स हैं, इनको यूज किया गया है। हमें क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है और एनालिसिस करना है। लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर्स। तो अब इन रेड रोज पेपर स्ट्रिप्स की हेल्प से हमें बताना है कि इन तीनों कंटेनर्स के अंदर जो सॉल्यूशन लिया गया है उसका नेचर कैसा है, उस नेचर को हमें लेबल करना है। एसिडिक है तो एसिडिक लिखना है, बेसिक है तो बेसिक लिखना है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिखना है। और वो किस आधार पर लिखना है, ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बनी हुई पेपर स्ट्रिप्स के आधार पर कि इनका कलर किस तरह से चेंज होता है। तो अब देखिए इसमें आंसर है कि द रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन एंड रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस। तो देखिए रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बनी हुई जो पेपर स्ट्रिप्स होती हैं ये बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीन कर देती हैं और एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है उसको रेड कर देती हैं। इन फिगर 2.13, अब हम सबसे पहले देखें फिगर 2.13 में, इसमें क्या हुआ, द रेड रोज एक्सट्रैक्ट्स पेपर स्ट्रिप्स टर्न्स ग्रीन। ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बनी हुई पेपर स्ट्रिप्स थी ये ग्रीन कलर की हो गई। इससे क्या पता चला, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इन दिस कंटेनर इज बेसिक इन नेचर, कि इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन लिया गया है वह बेसिक नेचर का है, क्योंकि इसने इस रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बनी हुई पेपर स्ट्रिप्स को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर दिया। तो कंटेनर ए पर हम लिख देंगे बेसिक नेचर, क्योंकि हमें ये लेबल करना है। तो ये हो गया बेस। इसी तरह से फिगर 2.14, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द स्ट्रिप्स। तो ये देखिए फिगर 2.14 है, यहां पर ये स्ट्रिप्स है। इस स्ट्रिप को जब सॉल्यूशन के अंदर डाला तो क्या देखा कि इस स्ट्रिप के कलर के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या हुआ, विच शोज दैट द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इसका अर्थ है कि इस कंटेनर में दिया गया जो सॉल्यूशन है वह न्यूट्रल नेचर का है। तो यहां पर हम लिख देंगे न्यूट्रल। नेक्स्ट है हाउएवर द इन फिगर 2.15, और यहां ये जो फिगर 2.15 दे रखी है, द स्ट्रिप टर्न्स रेड। ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बनी हुई जो स्ट्रिप है ये देखिए ये कैसी हो गई, ये रेड कलर की हो गई, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। और ये क्या दिखाती है कि इस कंटेनर में दिया गया जो सॉल्यूशन है वह एसिडिक नेचर का है, क्योंकि उसने रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बनी हुई स्ट्रिप्स को रेड कलर में चेंज कर दिया। तो 2.15 के अंदर जो सॉल्यूशन है उस पर हम लिख देंगे एसिडिक इन नेचर। तो इस तरह से इन तीनों सॉल्यूशंस की हम लेबलिंग इस तरह से करेंगे। A liquid sample from the laboratory was tested using various indicators। एक लिक्विड सैंपल है जिसे कि लेबोरेटरी में या लैब में कई सारे इंडिकेटर के साथ में टेस्ट किया गया था।
अब यहाँ पर देखिए इंडिकेटर्स हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और टर्मरिक। इस तरह से ये इंडिकेटर्स हैं। अब इसने जो रिजल्ट शो करा तो रेड लिटमस के साथ में नो चेंज, कोई कलर चेंज शो नहीं किया। ब्लू लिटमस को टर्न रेड, रेड कलर के अंदर चेंज कर दिया। और टर्मरिक जो इंडिकेटर था उसके साथ में नो चेंज इन कलर, किसी भी तरह का कोई कलर चेंज शो नहीं किया। बेस्ड ऑन द टेस्ट, अब इन टेस्ट के आधार पर आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड, दिए गए लिक्विड का हमें पता करना है, आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया लिक्विड बेसिक नेचर का है या फिर एसिडिक नेचर का है। एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करिए, यानी कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि दिया गया लिक्विड एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, आपको उसका रीजन भी बताना है। आंसर है द गिवन लिक्विड सैंपल इज एसिडिक इन नेचर। अब जब हम इन रिजल्ट्स को देखते हैं तीनों इंडिकेटर्स के साथ में लैब के अंदर इस लिक्विड के टेस्ट को देखते हैं, तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो लिक्विड सैंपल है वह एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का है। अब हमने ये क्यों कहा कि दिया गया सैंपल एसिडिक नेचर का है, तो हमारे इस आंसर का जस्टिफिकेशन है, इसके पीछे का कारण है सबसे पहला कि हमने देखा कि रेड लिटमस के साथ में इस लिक्विड ने कोई कलर चेंज शो नहीं किया। इट डज नॉट अफेक्ट रेड लिटमस पेपर, यह रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है। इट मीन्स इट इज नॉट बेसिक इन नेचर, तो इससे पता चलता है कि दिया गया लिक्विड बेसिक नेचर का नहीं है। सेकेंड रीजन है इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एसिडिक नेचर। सेकेंड में जब हमने ब्लू लिटमस के साथ में इस दिए गए लिक्विड को टेस्ट किया तो इसने क्या करा, ब्लू लिटमस को रेड कलर के अंदर चेंज कर दिया। इससे पता चलता है कि जो दिया गया लिक्विड है वह एसिडिक नेचर का है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया लिक्विड एसिडिक नेचर का है। इसी तरह से अब तीसरा रीजन है कि देयर इज नो चेंज इन टर्मरिक इंडिकेटर कंफर्मिंग दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। और जो हमारा तीसरा इंडिकेटर है टर्मरिक, जब इसके साथ में टेस्ट किया गया लिक्विड का तो क्या देखते हैं कि जो टर्मरिक इंडिकेटर है उसके कलर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन कलर। तो इससे ये कंफर्म होता है दैट इट इज एसिडिक इन नेचर, कि जो दिया गया लिक्विड है वह एसिडिक नेचर का है। तो इस तरह से दिया गया जो लिक्विड सैंपल है वह एसिडिक नेचर का है। तो इन सभी इंडिकेटर्स से टेस्ट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दिया गया जो लिक्विड सैंपल है वह एसिडिक नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 5, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। मान्या ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। शी इज गिवन 2 अननोन सॉल्यूशन टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। अब उसे 2 तरह के अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं और उसे टेस्ट करना है और ये बताना है कि वे एसिडिक हैं या फिर वे बेसिक हैं। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन एंड व्हाई। तो मान्या को इस सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए किस तरह के इंडिकेटर को यूज करना चाहिए और क्यों। तो अब देखिए मान्या ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, तो वह देख करके जो सॉल्यूशन कलर चेंज होगा तो वह बता नहीं सकती है। तो अब वह किस तरह के इंडिकेटर्स उसको यूज करने चाहिए, सूंघने के आधार पर, यानी कि गंध के आधार पर, स्मेल के आधार पर जो चेंज कर लेते हैं अपनी गंध को, अपनी ऑड्यूर को। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स है वो मान्या को यूज करने चाहिए। आंसर है मान्या शुड यूज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर टू टेस्ट द सॉल्यूशंस। मान्या को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि जो घ्राण होते हैं या जो सूंघने वाले इंडिकेटर्स होते हैं उनको इस सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए यूज करना चाहिए। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस, क्योंकि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अपनी स्मेल को, अपनी ऑड्यूर को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सब्सटेंसेज लाइक अनियन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग स्मेल इन अ बेसिक सॉल्यूशन। जैसे कि अनियन से बनी हुई जो स्ट्रिप्स होती हैं ये बेसिक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा तीखी या स्ट्रॉन्ग स्मेल देती हैं। एंड अ माइल्ड स्मेल इन एन एसिडिक सॉल्यूशंस। और जब अनियन की इन स्ट्रिप्स को एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर डाला जाता है तो ये बहुत ही धीमी या बहुत ही मंद गंध या सुगंध देती हैं।
तो इस तरह से मान्या के ब्लाइंड फोल्डेड होने की स्थिति पर मान्या को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter? तो जो चैप्टर के शुरू में दिया गया है कि पेपर के ऊपर यानी कि एक वाइट शीट का पेपर है उसके ऊपर हमें कोई मैसेज लिखना है, तो उसके लिए हमें सजेशन करना है कि हम कौन कौन से मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट कुड बी इन द स्प्रे बॉटल, और स्प्रे बॉटल के लिए हम कौन से मटेरियल्स को ले सकते हैं। मेक अ टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड द कलर ऑफ द राइटिंग ऑब्टेन्ड। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है जिसके अंदर हमें वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिखना है, यानी कि हम लिखने के लिए किस मटेरियल को यूज करें, साथ में ही हम स्प्रे बॉटल के लिए हम कौन से मटेरियल को भरें। तो उनका एक कॉम्बिनेशन की हमें टेबल बनानी है, साथ में ही हमें बनाना है एंड द कलर ऑफ द राइटिंग ऑब्टेन्ड, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से किस तरह की राइटिंग हमें मिलती है, किस तरह का मैसेज, किस कलर में हमें वह मैसेज मिलता है, उसको भी हमें टेबल के अंदर लिखना है। यानी कि जिस मटेरियल से हमने मैसेज लिखा है, फिर उसके ऊपर हमने स्प्रे बोतल से कौन सा सब्सटेंस का स्प्रे छिड़का है, उसके बाद में वो मैसेज हमें किस कलर का दिखता है, इन सबको लेकर के हमें एक टेबल बनानी है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है कि द कलर ऑफ द राइटिंग विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द राइटिंग मटेरियल, एसिडिक और बेसिक। यानी कि हमें राइटिंग यानी कि जो मैसेज है वो हमें किस कलर का मिलेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो राइटिंग मटेरियल है यानी कि पेपर के ऊपर हमने किस कलर से लिखा है, तो जो वो मटेरियल है वो किस नेचर का है, वह एसिडिक है या फिर बेसिक है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एंड द सॉल्यूशन इन द स्प्रे बोतल एसिडिक और बेसिक, यानी कि स्प्रे बोतल के अंदर जो मटेरियल है वो किस नेचर का है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। यानी कि व्हाइट शीट के ऊपर हमने किस मटेरियल से लिखा है, उसके बाद में स्प्रे बोतल के ऊपर हमने छिड़काव करा तो वह मटेरियल किस नेचर का है, इसके ऊपर हम डिपेंड करता है कि जो लिखावट है, जो मैसेज है, वो हमें किस कलर का मिलेगा। बिलो इज द टेबल ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और नीचे टेबल पर इस तरह के कॉम्बिनेशंस का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमें राइटिंग किस कलर की मिलेगी उसको लेकर के टेबल यहाँ पर नीचे दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो राइटिंग मटेरियल है वो कौन सा है, उसके बाद में है कि स्प्रे बॉटल के अंदर हमने कौन सा सब्सटेंस लिया है उसको हम एक तरफ लिख लेंगे, साथ में ही कलर ऑफ राइटिंग ऑन व्हाइट शीट, व्हाइट पेपर के ऊपर हमें जो राइटिंग है, जो मैसेज है वो किस कलर का मिलेगा, इसको लेकर के हमने ये एक बॉक्स बना लिया, या एक तरफ हम ये लिख देंगे कि कलर ऑफ राइटिंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें किस कलर की राइटिंग, किस कलर का मैसेज मिलेगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम देखें लेमन जूस, और स्प्रे बॉटल के अंदर ले लेंगे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब जब इस स्प्रे बॉटल से हम लेमन जूस से लिखे हुए मैसेज के ऊपर स्प्रे करेंगे तो हमें रेड कलर की राइटिंग मिलेगी या रेड कलर का मैसेज हमें दिखेगा। इसी तरह से अगर हम व्हाइट शीट के ऊपर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से लिखेंगे और स्प्रे बॉटल के अंदर अगर हम रेड लिटमस लेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन को लेंगे और उसका सॉल्यूशन को स्प्रे करेंगे तो हमें ब्लू कलर की राइटिंग मिलेगी। थर्ड कॉम्बिनेशन है कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से लिखेंगे, उसके ऊपर हम रोज एक्सट्रैक्ट को डालेंगे, उसका स्प्रे करेंगे तो हमें ग्रीन कलर की राइटिंग मिलेगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है विनेगर से हम लिखेंगे और रोज एक्सट्रैक्ट से हम उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो हमें रेड कलर की राइटिंग मिलेगी। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन, इससे हम लिखेंगे मैसेज को, इसके ऊपर हम टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे, हल्दी के सॉल्यूशन से स्प्रे करेंगे तो हमें रेड कलर की राइटिंग मिलेगी। नेक्स्ट है आंवला जूस, इससे लिखेंगे मैसेज को, इंडियन ब्लैकबेरी जूस, इसका स्प्रे करेंगे तो पिंक कलर की राइटिंग हमें मिलेगी। लाइम वाटर से लिखेंगे इंडियन ब्लैकबेरी जूस का स्प्रे करेंगे तो हमें पर्पल कलर की राइटिंग मिलेगी। ग्रेप जूस से हम लिखेंगे मैसेज को, बीटरूट एक्सट्रैक्ट से स्प्रे करेंगे और हमें रेड कलर की राइटिंग मिलेगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन से हम मैसेज को लिखेंगे, बीटरूट एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करेंगे तो ब्लू कलर की राइटिंग मिलेगी। टैमरिंड वाटर यानी कि इमली के पानी से हम मैसेज को लिखेंगे, रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट का हम स्प्रे करेंगे, रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट का हम स्प्रे करेंगे तो हमें पिंक कलर की राइटिंग मिलेगी। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन, साबुन के घोल से हम मैसेज को लिखेंगे, रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट का हम स्प्रे करेंगे तो हमें ग्रीन कलर की राइटिंग मिलेगी।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, राइटिंग मटेरियल किस तरह का है, स्प्रे बोतल के अंदर किस तरह का सब्सटेंस लिया है, फिर उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि जो हमें राइटिंग मिल रही है, जो मैसेज हमें मिल रहा है वो किस कलर का हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ग्रेप जूस को यानी कि अंगूरों के रस को रेड रोज के एक्सट्रैक्ट के साथ में, लाल गुलाब के अर्क के साथ में मिक्स कर दिया था। द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर। तो जो मिक्सर का कलर है वो कैसा हो गया, हल्का लाल रंग हो गया। What will happen if बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर। क्या होगा यदि इस मिक्सचर के अंदर बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया जाए, उसको मिला दिया जाए। जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, तर्क सहित आपको समझाना है। आंसर है व्हेन ग्रेप जूस एंड एसिड वॉज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। जब ग्रेप जूस को, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, उसे रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में, लाल गुलाब के अर्क के साथ में मिलाया गया ड्यू टू एसिडिक नेचर। तो ग्रेप जूस के एसिडिक नेचर होने की वजह से रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स टू अ रेड कलर। रेड रोज एक्सट्रैक्ट लाल रंग के अंदर बदल जाता है। एडिंग बेकिंग सोडा ए बेस टू दिस मिक्सचर। और जब इस मिक्सचर के अंदर बेकिंग सोडा, जो कि एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, उसे ऐड करने पर, उसे मिलाने पर डिक्रीजेज इट्स एसिडिटी। तो वह इस मिक्सचर की एसिडिटी को कम करता जाता है एंड इंक्रीजेज इट्स बेसिसिटी, और इसकी क्षारीयता को या इसकी बेसिसिटी को बढ़ाता जाता है। इन बेसिक कंडीशन, और बेसिक कंडीशन में या उपयुक्त स्थिति आने पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन। रेड रोज एक्सट्रैक्ट ग्रीन कलर के अंदर बदल जाता है। यानी कि जब इस मिक्सचर की पर्याप्त बेसिसिटी हो जाती है, तब यह मिक्सचर, रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर है, यह ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाता है। सो आफ्टर एडिंग बेकिंग सोडा द मिक्सचर विल टर्न ग्रीन। सो इस मिक्सचर में बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद में यह मिक्सचर ग्रीन कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice। कीर्ति ने अपने बर्थडे पर ऑरेंज जूस का यूज करते हुए अपनी ग्रैंड मदर को एक सीक्रेट मैसेज लिखा। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज। तो क्या आप उसकी ग्रैंड मदर की हेल्प कर सकते हैं इस मैसेज को रिवील करने में, इस मैसेज को विजिबल करने में, इस मैसेज को देखने में। Which indicator would you use to make it visible? और इसको विजिबल करने के लिए आप किस तरह के इंडिकेटर को यूज करेंगे। आंसर है कीर्ति's grandmother can reveal the secret message by using acid based indicators। तो कीर्ति की ग्रैंड मदर को इस सीक्रेट मैसेज को रिवील करने के लिए एसिड बेस्ड इंडिकेटर को यूज करना चाहिए। एज ऑरेंज जूस इज एसिडिक नेचर, क्योंकि जो ऑरेंज जूस है वो क्या है, एसिडिक नेचर का है। She can use rose extract or beetroot juice which will turn red। तो इसके लिए वे क्या यूज कर सकती है, रोज एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकती है, या फिर बीट रूट का जूस which will turn red, जो कि इसको रेड कलर के अंदर चेंज कर देंगे। और इंडियन ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट, या फिर काले अंगूरों का भी अर्क को भी वह यूज कर सकती है, विच विल टर्न पिंक, जिससे, जो कि इसको पिंक कलर के अंदर चेंज कर देंगे इस मैसेज को, टू मेक द मैसेज विजिबल। और इस तरह से ये मैसेज अब विजिबल हो जाएगा, यह मैसेज अब पढ़ने योग्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड। नेचुरल इंडिकेटर्स या प्राकृतिक जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको किस तरह से तैयार किया जाता है। एक्सप्लेन बाय गिवन एन एग्जाम्पल, इसे एक एग्जाम्पल देकर के समझाइए। आंसर है नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग प्लांट मटेरियल्स विद पिगमेंट्स दैट चेंज कलर विद एसिड और बेस। नेचुरल इंडिकेटर्स को तैयार किया जा सकता है प्लांट मटेरियल्स को यूज करके, जिनमें कि पिगमेंट्स होते हैं और ये अपने कलर को चेंज करते हैं एसिड्स और बेस के साथ में। फॉर एग्जाम्पल के लिए टू प्रिपेयर रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो देखिए रेड रोज एक्सट्रैक्ट क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर का ये एक एग्जाम्पल है। तो अब हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट किस तरह से तैयार करेंगे, एक नेचुरल इंडिकेटर हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, कलेक्ट सम रोज पेटल्स, कुछ गुलाब की पत्तियों को इकट्ठा करना है। वॉश विद वाटर, इनको पानी के साथ में धोना है। एंड क्रश देम, और उनको अच्छी तरह से कुचल देना है।
प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर, और उन्हें एक ग्लास के अंदर रख देना है, एंड ऐड हॉट वाटर, और इसके अंदर गर्म पानी मिलाना है। लेट इट सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स, और इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। देन फिल्टर द मिक्सचर, और उसके बाद में इस मिक्सचर को छान लेना है। द रिजल्टिंग लिक्विड इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब जो छानने के बाद में हमारे पास में जो घोल बचेगा, लिक्विड बचेगा, वो क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। दैट टर्न्स रेड इन एसिड्स एंड ग्रीन इन बेसिस, जो कि एसिड्स के अंदर रेड कलर देगा और बेसिस के अंदर ग्रीन कलर देता है। तो इस तरह से हम नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 तरह के लिक्विड्स आपको दिए गए हैं। 1 इज विनेगर, उनमें से एक विनेगर है। अनदर इज अ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, दूसरा बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है। एंड द थर्ड इज अ शुगर सॉल्यूशन, और तीसरा है चीनी का सॉल्यूशन। कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, एक्सप्लेन। तो आप क्या केवल एक टर्मरिक पेपर को, एक हल्दी का टुकड़ा या कागज लेकर के ही इनको टेस्ट कर सकते हैं, इनका बारे में पता लगा सकते हैं? इसको आप एक्सप्लेन करिए। आंसर है व्हेन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो कि बेसिक नेचर का होता है, इज टेस्टेड। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को हम टेस्ट करते हैं। द टर्मरिक पेपर विल टर्न रेड, तो जो हल्दी से का जो टुकड़ा है, हल्दी का जो कागज है, वो रेड कलर का हो जाता है। हाउएवर बोथ विनेगर, जो कि एसिडिक नेचर का है, एंड शुगर सॉल्यूशन, जो कि न्यूट्रल है, विल लीव द पेपर येलो। तो ये दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर जब टर्मरिक पेपर को डाला तो वो टर्मरिक पेपर कैसा रहा? येलो कलर का ही रहता है, उसने अपने कलर को चेंज नहीं किया। एज टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि जो टर्मरिक पेपर है, जो हल्दी से बना हुआ जो कागज है, वह एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर अपने कलर को चेंज नहीं करता है, इसलिए वो येलो का येलो ही रहता है। Therefore, turmeric paper can only identify a basic solutions। तो इससे क्या पता चलता है कि जो टर्मरिक पेपर है, जो हल्दी का टुकड़ा है या कागज है, वो केवल बेसिक सॉल्यूशंस को ही आइडेंटिफाई कर सकता है, बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में ही पता लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड X टू ग्रीन। रेड रोज का एक्सट्रैक्ट यानी कि लाल गुलाब का अर्क लिक्विड X को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देता है। तो यहाँ पर लिक्विड X का नाम नहीं दिया गया है। What will the nature of liquid X be? तो इस लिक्विड X का क्या नेचर है? What will happen when excess of आंवला जूस added to liquid X? क्या होगा यदि इस लिक्विड X के अंदर आंवला जूस की ज्यादा मात्रा मिला दी जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा इस लिक्विड X के ऊपर, ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है आंसर देखें हम कि इफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड X टू ग्रीन, यदि रेड रोज का एक्सट्रैक्ट, लाल गुलाब का अर्क लिक्विड X को ग्रीन कलर के अंदर बदल देता है, इट इंडिकेट्स दैट लिक्विड X इज बेसिक। तो इससे पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि जो लिक्विड X है वह बेसिक नेचर का है। We know that red rose extract acts as an indicator। हम ये जानते हैं कि रेड रोज का जो अर्क है, जो एक्सट्रैक्ट है, वह एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। Which turns red in acidic solutions and green in basic solutions, जो कि एसिडिक सॉल्यूशंस में ये को रेड कलर के अंदर बदल देता है और जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देता है। तो अब हमने क्या देखा कि इस रेड रोज एक्सट्रैक्ट ने लिक्विड X को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर दिया। इसका मतलब कि जो लिक्विड X है वह बेसिक नेचर का है। When excess आंवला जूस which is acidic is added to liquid X, और अब जब इस लिक्विड X के अंदर आंवला जूस जो कि एसिडिक नेचर का है, इसको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, इट विल न्यूट्रलाइजेज द बेस। तो ये क्या करेगा, जो लिक्विड X जो हमें पता चला कि ये बेसिक नेचर का है, तो ये धीरे धीरे इसका न्यूट्रलाइजेशन करता जाएगा, इसके बेसिक नेचर को कम करता जाएगा, एंड बिकम्स मोर एसिडिक। और ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को, इस लिक्विड X को एसिडिक नेचर का बनाता जाएगा। एंड द ग्रीन कलर ऑफ द लिक्विड विल टर्न टू रेड। और धीरे धीरे जैसे जैसे इस सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा कि जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था वो अब धीरे धीरे अब रेड कलर के लिक्विड के अंदर टर्न हो जाएगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया। और एसिडिक इन नेचर हो जाने की वजह से रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है वो एसिड्स को रेड कलर के अंदर चेंज कर देता है। तो इसीलिए अब लिक्विड का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फ्लोइंग फ्लो चार्ट। दिए गए फ्लो चार्ट को के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उसका एनालिसिस करना है। कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन, और उसके अंदर जो छूटी हुई इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। एक इस तरह के गार्डन की, इस तरह के बगीचे की कल्पना करिए जिसमें कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी पुअर हेल्थ को शो कर रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो खराब हालत में हैं, अच्छी उनकी कंडीशन नहीं है। तो इसमें देखिए क्या बताया है, ये दो बॉक्स हैं जिनमें पहली तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, द सॉइल कैन बी ब्लैंक इन नेचर, सॉइल इस नेचर की हो सकती है, और दूसरा है द सॉइल कैन बी ब्लैंक इन नेचर, सॉइल इस नेचर की हो सकती है। तो यहाँ पर एक खाली जगह है, इनमें हमें बताना है कि सॉइल किस नेचर की हो सकती है जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो पुअर हेल्थ हो गई है, वो सही स्थिति में नहीं है। अब इसके लिए देखिए क्या है, विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। अब इन दोनों तरह की जो सॉइल है उनके नेचर को अगर हमें टेस्ट करना है तो किस तरह के इंडिकेटर को हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इंडिकेटर अगर हम यूज करेंगे, द एसिडिक सॉइल बी कैन बी ट्रीटेड विद, यदि मान लीजिए सॉइल एसिडिक नेचर की है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें किस तरह के इंडिकेटर की जरूरत होगी। इसी तरह से यदि बेसिक नेचर की सॉइल है तो कैन बी ट्रीटेड विद, उसे किस तरह के इंडिकेटर के साथ में ट्रीट किया जा सकता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अब देखिए द कंप्लीट फ्लो चार्ट इज एज फॉलोज। ये कंप्लीट फ्लो चार्ट यहाँ पर देखिए किस तरह से है। सबसे पहले हो गया गार्डन है जिसमें कि पुअर प्लांट्स हैं, तो उसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है कि द सॉइल कैन बी इन नेचर। सॉइल किस तरह की हो सकती है, एसिडिक नेचर की होगी, यानी कि उन प्लांट्स के में जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की हो सकती है। या फिर जो सेकंड है कि द सॉइल कैन बी इन नेचर, सॉइल बेसिक नेचर की हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर भर देंगे हम बेसिक और इसमें भर देंगे एसिडिक। अब जब बेसिक है और एसिडिक नेचर की सॉइल है तो इसके लिए विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल, किस तरह के इंडिकेटर को हम यूज करेंगे जिससे कि हमें सॉइल का नेचर पता चल जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इंडिकेटर लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन को यूज करेंगे, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन से हम जानेंगे कि जो गार्डन की सॉइल है वह एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है। उसके बाद में देखिए द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद, यदि पता चलता है लिटमस पेपर से टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि सॉइल एसिडिक नेचर की है तो उस एसिडिक सॉइल को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, किसके साथ में उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके लिए आएगा बेस लाइक लाइम, हमें कुछ इस तरह के बेस को यूज करना पड़ेगा जैसे कि लाइम वाटर, चूने का पानी, जिससे कि क्या होगा कि ये एसिडिक नेचर की जो सॉइल है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाए। इस तरह से उसमें हम बेस मिलाएंगे, तो बेस के लिए होगा लाइम। इसी तरह से द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद, यदि ये पता चलता है लिटमस से टेस्ट करने के बाद में ये पता चलता है कि गार्डन की सॉइल बेसिक नेचर की है तो उस बेसिक नेचर की सॉइल को हम किसके साथ में ट्रीट करें जिससे कि उसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाए, उसको हम ट्रीट करेंगे एसिड से, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर, खाद डालेंगे उसके अंदर, एंड कंपोज्ड लीव्स विच रिलीजेस एसिड टू इट, जो कि धीरे धीरे उसमें एसिड्स छोड़ती जाएंगी जिससे कि उस सॉइल की बेसिसिटी कम होगी। तो इस तरह से सॉइल की बेसिसिटी को कम करने के लिए एसिड्स को यूज करेंगे और एसिडिटी को कम करने के लिए हम कुछ बेस को यूज करेंगे जिससे कि यह न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसकी एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। एक्टिविटी 2.1 है लेट अस एक्सप्लोर। आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं। तो हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है कि ये ब्लू लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स हैं और कई सारे सॉल्यूशंस हमें दिए गए हैं, तो किस किस सॉल्यूशन के सैंपल के साथ में ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, इस एक्टिविटी में हमें ये देखना है। फॉर दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को करने के लिए वी विल कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें अलग अलग तरह के सैंपल्स को कलेक्ट करना है जिसमें कि हमें ये सारे दिए गए जो सॉल्यूशंस हैं उनको इकट्ठा करना है।
टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। और अब इसके बाद में क्या करना है, हमें ब्लू लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल पीसेस में काट लेना है। स्प्रेड दीज पीसेस ऑन अ क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल। और अब इन स्मॉल पीसेस को हमें एक सूखी हुई व्हाइट टाइल के ऊपर इस तरह से इनको स्प्रेड कर देना है, इनको अरेंज कर देना है। यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स 1 by 1 ऑन दीज लिटमस पेपर पीसेस एज शोन इन द फिगर 2.2a। अब ये फिगर 2.2a के अनुसार हमें क्या करना है, इन सारे सैंपल्स में से ड्रॉपर की हेल्प से एक एक ड्रॉप लेनी है और ये जो स्ट्रिप्स हैं ब्लू लिटमस पेपर की, इनके ऊपर एक एक बूंद हमें डालनी है। और उसके बाद में ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पीसेस। और इन ब्लू लिटमस पीसेस के अंदर जो कलर का चेंज होता है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। और जिस भी तरह का कलर चेंज हम जिस सैंपल के साथ में देखते हैं उसको हमें 2.1 टेबल के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। यानी कि जिस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालने पर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, यानी कि ब्लू से रेड हो गया, या उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो इस तरह के बदलावों को हमें टेबल 2.1 के अंदर रिकॉर्ड करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसेस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b। अब यहाँ पर देखिए ये फिगर है 2.2b, इसमें क्या करना है, सेम इस एक्टिविटी को हमें रिवर्स करना है, रिपीट करना है। इसमें अब क्या करना है, हमें ये जो ब्लू लिटमस पेपर की जगह हमें रेड लिटमस पेपर लेना है, सेम उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है, उनको व्हाइट टाइल के ऊपर अरेंज कर देना है और सारे सॉल्यूशंस की एक एक ड्रॉप लेकर के इन पीसेस के ऊपर डालेंगे और इनके जो कलर चेंज होता है उस ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल 2.1 के अंदर रिकॉर्ड करना है। एंड रिकॉर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। तो अब इन सारे सॉल्यूशंस के साथ में ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का किस तरह से कलर चेंज होता है उसे हम टेबल 2.1 के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल 2.1 है जिसमें टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। इन सैंपल्स का नेचर जब हम इन्हें ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ में टेस्ट करते हैं तो उसे हमने यहाँ टेबल 2.1 के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है नेम ऑफ द सैंपल, नेक्स्ट है कि कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। जब हमने सैंपल लिया और उसकी एक ड्रॉप को हमने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला तो किस तरह का परिवर्तन या चेंज हम देखते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट है कि कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। अब हम उसी सैंपल को जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो किस तरह का चेंज हम देखते हैं उसे हमें इस बॉक्स के अंदर लिखना है। अब देखिए सबसे पहला सैंपल है लेमन जूस। तो लेमन जूस की हम एक ड्रॉप लेंगे, उसे ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं तो देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। और जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं लेमन जूस की तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, कलर में कोई बदलाव नहीं आता है, तो हम लिखेंगे अनचेंज, यानी कि रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है सोप सॉल्यूशन, साबुन के पानी का घोल। इसकी कुछ बूंदें ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ये अनचेंज रहता है, इसके कलर में कोई बदलाव नहीं आता है और जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है आंवला जूस। आंवला जूस को ब्लू लिटमस पेपर पर डालने पर उसके कलर को रेड कर देती है और रेड लिटमस को ये अनचेंज रहती है, उसके कलर को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट है टैमरिंड वाटर, यानी कि इमली का पानी। तो इसकी कुछ बूंदें ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसको ये रेड कर देता है और रेड लिटमस के साथ में ये अनचेंज्ड रहता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन या सैंपल विनेगर। विनेगर की जब कुछ बूंदें ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो ये उसे रेड कर देता है और रेड लिटमस पेपर पर डालने पर ये उसके कलर को चेंज नहीं करता है, अनचेंज्ड रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट सॉल्यूशन है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो ये ब्लू लिटमस पेपर पर डालने पर अनचेंज रहता है, उसके कलर को चेंज नहीं करता है, लेकिन रेड लिटमस पर डालने पर उसको ब्लू कर देता है। नेक्स्ट है सैंपल लाइम वाटर। ब्लू लिटमस के साथ में अनचेंज रहता है लेकिन रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है। टैप वाटर यानी कि नल का पानी, इसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं ब्लू लिटमस पर तो ये अनचेंज रहता है, उसके कलर को चेंज नहीं करता है। इसी तरह से रेड लिटमस पर डालने पर उसके कलर को भी ये अनचेंज रहता है, उसको कलर को भी चेंज नहीं करता है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप जब ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो उसको अनचेंज रहता है, उसके कलर को चेंज नहीं करता है, लेकिन रेड लिटमस पर डालने पर उसके कलर को ये ब्लू कर देता है।
इसी तरह से शुगर सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस पर डालने पर कलर अनचेंज रहता है, रेड लिटमस पर डालने पर उसके कलर को अनचेंज रहता है, कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल। ब्लू लिटमस पर डालने पर कलर अनचेंज रहता है, रेड लिटमस पर डालने पर भी कलर अनचेंज रहता है। इसी तरह से अगर कोई और सॉल्यूशन है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, किस तरह से कलर चेंज होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है। ब्लू लिटमस पर डालने पर कोई कलर चेंज होता है तो उस कलर को आपको यहाँ लिखना है, और इसी तरह से रेड लिटमस पर डालने पर यदि कोई कलर चेंज आता है तो उस कलर चेंज को आपको यहाँ लिखना है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशंस के सैंपल्स दिए गए हैं उनकी हमें ब्लू लिटमस के साथ में और रेड लिटमस के साथ में किस तरह का कलर चेंज आता है, उस कलर चेंज को हमें इस टेबल के अंदर हम इस तरह से फिल करेंगे। By analyze table 2.1, we can sort the samples into 3 groups as follows. अब जब हम टेबल 2.1 का एनालिसिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सैंपल्स हैं उन्हें हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टेबल 2.1 है जिसमें हम 3 ग्रुप्स देख रहे हैं। एक क्या है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कलर रेड हो गया, ऐसे जिनका ब्लू हो गया, और कुछ ऐसे सैंपल्स जो दोनों ही मीडियम में अनचेंज्ड रहे। तो इस तरह से इस टेबल के 3 ग्रुप बन गए। ग्रुप ए में क्या है, विद सैंपल्स दैट टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ऐसे सैंपल्स को हम ग्रुप ए के अंदर रखेंगे जिन्होंने की ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। इसी तरह से सेकंड है जिसमें ग्रुप बी में विद सैंपल्स दैट टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो ग्रुप बी के अंदर ऐसे सैंपल्स हैं जिन्होंने की रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। इसी तरह से ग्रुप सी के अंदर है विद सैंपल्स दैट डू नॉट अफेक्ट ईदर ऑफ द 2 लिटमस पेपर्स। ऐसे सैंपल्स उनको हम ग्रुप सी के अंदर रखेंगे जिन्होंने की दोनों ही तरह के लिटमस पेपर के साथ में कोई इफेक्ट नहीं किया। रिकॉर्ड द डेटा इन टेबल 2.2। अब इस डेटा को हम टेबल 2.2 के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। टेबल 2.1 के अंदर जो सैंपल्स हमने टेस्ट किए हैं उनकी अब ग्रुपिंग कर देंगे। इनको हम 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए के अंदर क्या थे, ऐसे सैंपल्स जिन्होंने की ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। तो उसके अंदर है लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर एंड विनेगर। उसके बाद है ग्रुप बी। ग्रुप बी के अंदर ऐसे सैंपल्स को जिन्होंने की रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। इसमें है सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ग्रुप सी, जो दोनों ही मीडियम में अनचेंज्ड रहे, जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसमें है टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह से टेबल 2.1 की सैंपल्स की टेस्टिंग के आधार पर टेबल 2.2 में इन सैंपल्स की हमने ग्रुपिंग कर दी। अब इस ग्रुपिंग से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर एंड विनेगर टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, implying that these substances are acidic in nature। तो अब इनको ग्रुपिंग करने से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये सब्सटेंसेस जो कि ग्रुप ए के अंदर हैं, जिसमें कि लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर आता है, इन्होंने क्या करा कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंज कर दिया। तो ये क्या बताता है कि ये सब्सटेंसेस एसिडिक इन नेचर हैं। इसी तरह से substances in group B such as soap solution, baking soda solution, lime water and washing powder solution turn the red litmus paper to blue, hence these substances are basic in nature। तो ग्रुप बी के अंदर जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इन्होंने क्या करा कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर दिया। तो इसलिए ये क्या पता चलता है कि ये सारे सब्सटेंसेस बेसिक इन नेचर हैं। इसी तरह से सब्सटेंसेस इन ग्रुप सी सच एज टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर लिटमस पेपर। जो ग्रुप सी के अंदर सॉल्यूशंस हैं जैसे कि टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, इन्होंने दोनों ही लिटमस पेपर के साथ में कोई कलर चेंज नहीं किया। दीज सब्सटेंसेज आर सेड टू बी न्यूट्रल। तो इन सब्सटेंसेज को न्यूट्रल कहते हैं।
बिकॉज दे आर नीदर एसिडिक और नॉट बेसिक, क्योंकि ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, इसलिए इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ग्रुप सी के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं, जो सैंपल्स के सॉल्यूशंस हैं, वो कैसे हैं, न्यूट्रल इन नेचर है। एक्टिविटी 2.2 है लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। आइए चलिए रिलेट करते हैं एंड एक्सप्लोर और खोज करते हैं। Now we see that in group A of table 2.2 all the substances are edible and tastes of all these substances is sour। तो हम क्या देखते हैं कि ग्रुप A की जो टेबल 2.2 में ग्रुप A है उसके जो सारे सब्सटेंसेस हैं वो कैसे हैं, एडिबल हैं, जिनको हम खा सकते हैं, और जो टेस्ट में कैसे हैं, सोर हैं, यानी कि खट्टे हैं। Thus we can say that substances that taste sour tend to contain acids and are acidic in nature। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेज जो टेस्ट में, जो चखने पर खट्टे होते हैं, उनके अंदर एसिड्स होता है और वे एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन यानी कि आपको सावधानी क्या रखनी है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक आपको किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करना है, ये आपको सावधानी रखनी है। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंसेस, और किसी भी अज्ञात सब्सटेंसेस को आपको चखना नहीं है। द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन दीज सब्सटेंसेस आर, और ग्रुप ए के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमनली जो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, कर्ड यानी कि दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, टैमरिंड यानी कि इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, और विनेगर यानी कि सिरका के अंदर होता है एसिटिक एसिड। In group B of table 2.2 all the substances are generally slippery to touch and taste bitter। और टेबल 2.2 की जो ग्रुप बी है उसमें जो सारे सब्सटेंसेस हैं, यहां पर देखिए अभी हमने ये टेबल 2.2 का ग्रुप बी है जिसके अंदर जो सारे सॉल्यूशंस हैं, सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। तो ये सभी कैसे हैं, ये जनरली स्लिपरी यानी कि फिसलने वाले, टू टच, जब हम इनको टच करते हैं, छूते हैं तो कैसे लगते हैं हमें, ये स्लिपरी महसूस होते हैं, एंड टेस्ट बिटर, और इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर में नॉट कंटेन अ बेस। हर वो चीज जो टेस्ट में कड़वी होती है जरूरी नहीं कि उसके अंदर बेस ही मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल बिटर गॉड जैसे कि करेला, पॉसेसेस अ बिटर टेस्ट बट इज नॉट बेसिक इन नेचर। जो करेला है उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है, लेकिन वह बेसिक इन नेचर नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हर चीज जो कड़वी होती है जरूरी नहीं है कि वह बेसिक इन नेचर हो। एक्टिविटी 2.3 है लेट अस प्रिपेयर। आइए चलिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, एन एसिड बेस इंडिकेटर फ्रॉम रेड रोज फ्लावर। रेड रोज फ्लावर से यानी कि लाल गुलाब के फूलों से हमें एक एसिड बेस इंडिकेटर तैयार करना है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट अ फिस्टफुल फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स एंड वॉश देम विथ वाटर। अब हमारी सराउंडिंग में या हमारे आसपास जहां पर भी रेड रोज की पेटल्स अवेलेबल हैं उनको, गिरी हुई रेड रोज की पेटल्स को हमें इकट्ठा कर लेना है, एंड वॉश देम विथ वाटर, और उन पेटल्स को हमें अच्छी तरह से पानी से साफ कर लेना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग ए मोटर एंड पेस्टल एंड प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। अब इन पेटल्स को हमें अच्छी तरह से मोटर एंड पेस्टल के द्वारा यानी कि खरल के द्वारा उसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है, और अब उसे हमें एक ग्लास के अंदर प्लेस कर देना है। ये देखिए यहाँ पर एक ग्लास टम्बलर है, इसके अंदर उन क्रश की हुई रोज पेटल्स को इकट्ठा कर लेना है। Pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petals are completely immersed। अब हमें क्या करना है, इन डाली हुई जो पेटल्स हैं, रेड रोज की जो पेटल्स हैं उनके अंदर अब हमें गर्म पानी डालना है, और ये इंश्योर करना है कि ये जो रेड रोज की जो पेटल्स हैं ये अच्छी तरह से कंप्लीटली इमर्स्ड हो जाए, कंप्लीटली डूब जाए। तो इतना पानी हमें गर्म उनके अंदर डालना है। उसके बाद हमें कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। अब इस लिड से हमें एक ढक्कन से इस तरह से ग्लास को कवर कर देना है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, और 5 से 10 मिनट के लिए हमें वेट करना है, टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड, जब तक कि पानी कलरफुल ना हो जाए तब तक हमें वेट करना है।
फिगर 2.6 एंड देन फिल्टर इट। जैसा कि फिगर 2.6 के अंदर दिखाया गया है, उसके बाद में हमें इस पानी को फिल्टर कर लेना है, छान लेना है। द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्या होता है? लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन, यानी कि इस पानी को जब हम छान लेंगे तो छानने के बाद में जो आएगा हमारे पास में लिक्विड, उसे क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, और यह क्या होता है? रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, जो फ्लावर है उनका अर्क है। फिगर 2.7 टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, और अब इस फ्लावर एक्सट्रैक्ट को हम यूज करेंगे एक एसिड बेस इंडिकेटर के जैसे। और इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस एसिड बेस एक्सट्रैक्ट को रखेंगे और ये कैसे काम करेगा? ये एक इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। उसके बाद में ये हो गया टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जिसके अंदर की इन टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, और ये है यानी कि जो रेड कलर का जो सोल्यूशन है, ये क्या है? रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, जो कि एक इंडिकेटर का काम करता है। तो इस तरह से रेड रोज के द्वारा हम एक एसिड बेस इंडिकेटर इस तरह से बना सकते हैं। अब है एक्टिविटी 2.4, लेट अस फाइंड आउट। आइए चलिए पता करते हैं। अब देखिए हमें पता क्या करना है। कैन रेड रोज एक्सट्रैक्ट बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज? क्या रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है, जो हमने एक्टिविटी 2.3 के अंदर रेड रोज का एक्सट्रैक्ट बनाया था, तो उसको क्या हम यूज कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंसेस का नेचर को टेस्ट करने के लिए? यानी कि जो सब्सटेंसेस है वह एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल है, उसके नेचर को पता करने के लिए क्या हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए क्या करना है। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स और टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क देम A and B। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10 से 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर किए हुए रेड रोज एक्सट्रैक्ट को हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पोर करना है या डालना है, और इनके ऊपर हम मार्क कर देंगे A and B। Add to 20 to 30 drops of lemon juice in test tubes A। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब A के अंदर लेमन जूस की 20 to 30 ड्रॉप्स डालेंगे, एंड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स। और जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें हम एक ड्रॉपर की हेल्प से 20 to 30 ड्रॉप्स हम सोप सॉल्यूशन की या साबुन के पानी के घोल की कुछ बूंदें या 20 to 30 ड्रॉप्स इसके अंदर डालेंगे। ऑब्जर्व एनी कलर चेंज फिगर 2.8 टू द एक्सट्रैक्ट एंड रिकॉर्ड इन टेबल 2.3। अब हम क्या करेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर किस तरह का कोई कलर चेंज होता है, तो उसे हम टेबल 2.3 के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये फिगर 2.8 है, जिसमें हमें कलर चेंज देखना है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में जब हमने लेमन जूस ए टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला तो किस तरह से कलर चेंज होता है, और टेस्ट ट्यूब बी में जब हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर हमने सोप सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को डाला तो किस तरह से कलर चेंज होता है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। अब 2.1 एक्टिविटी के अंदर जितने भी सैंपल्स हमने यूज किए थे उन सब की कुछ कुछ बूंदें हमें इस रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है उसके साथ में डालनी है, और किस तरह का कलर चेंज होता है उसको हमको रिकॉर्ड करना है। तो सारे सैंपल्स के साथ में हमें ये एक्टिविटी को करना है। तो अब यहाँ पर देखिए टेबल 2.3 है, जिसमें टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। टेबल 2.1 के अंदर जितने भी सैंपल्स दे रखे हैं उन सैंपल्स को जब हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में टेस्ट करते हैं तो उनके क्या रिजल्ट आते हैं, इसे हमें टेबल 2.3 के अंदर फिल करना है। तो इसके लिए देखिए टेबल दे रखी है ये 2.3, इसमें है एक तरफ नेम ऑफ द सैंपल। जो सैंपल हमने टेबल 2.1 के अंदर देखा था उन सारे सैंपल्स को हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद में सेकंड है बॉक्स द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। जब हम इस दिए गए सैंपल की कुछ बूंदें रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर डालते हैं तो वह किस तरह के कलर को शो करता है, उस कलर को हमें यहाँ इस बॉक्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि जो सैंपल हमने लिया है उस सैंपल का नेचर क्या है, उस नेचर को हमें यहाँ पर लिखना है। अब देखिए सबसे पहले सैंपल है लेमन जूस। तो लेमन जूस देखिए एसिडिक नेचर का है, तो जब लेमन जूस की 1-2 ड्रॉप रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह है रेड रोज एक्सट्रैक्ट अब रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है सैंपल सोप सॉल्यूशन, बेसिक नेचर का होता है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ये ग्रीन कलर का कर देता है। नेक्स्ट है सैंपल आंवला जूस, एसिडिक नेचर का होता है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ये रेड कलर के अंदर बदल देता है।
टैमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी जो कि एसिडिक नेचर का होता है और रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ये रेड कलर का कर देता है। विनेगर जो कि एसिडिक नेचर का होता है, यह रेड रोज एक्सट्रैक्ट को रेड कलर के अंदर चेंज कर देता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो कि बेसिक नेचर का होता है और यह रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देता है। लाइम वाटर जो कि बेसिक नेचर का होता है, यह भी रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है टैप वाटर, ये न्यूट्रल नेचर का होता है और रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है इसमें अनचेंज रहता है, उसके कलर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है सैंपल वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये बेसिक नेचर का होता है और रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कलर को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देता है। शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों ही न्यूट्रल नेचर के होते हैं और इन दोनों के अंदर ही रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो अनचेंज्ड रहता है, उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब इस टेबल के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एसिडिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं जैसे लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, ये सभी एसिडिक नेचर के हैं और ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर को रेड कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। इसके अलावा जो बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देते हैं। इसके अलावा टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि न्यूट्रल नेचर के होते हैं, इनमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो अनचेंज रहता है, उसके कलर में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस टेबल से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो एसिडिक नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं उनमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट रेड कलर का हो जाता है और जो बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं वे रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कलर को ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर देते हैं और जो न्यूट्रल नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं उनमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो अनचेंज्ड रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट को एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के का पता करने में एक इंडिकेटर के रूप में हम उसको काम में ले सकते हैं। अब देखिए टेबल का ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। The samples of group A in table 2.2 that change the color of blue litmus paper to red are same as those that change the flower extract to a shade of red। जो हमने टेबल 2.2 देखी जिसमें कि ग्रुप ए के अंदर जितने भी सैंपल्स थे उन्होंने क्या करा था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर के अंदर या रेड कलर के अंदर चेंज कर दिया था। तो यही सेम सारे सैंपल्स हैं जिन्होंने कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट को यानी कि रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है उसको रेड कलर के अंदर चेंज कर दिया। इसी तरह से द सैंपल्स ऑफ ग्रुप बी इन टेबल 2.2 दैट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर सेम एज दोज दैट चेंज द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन। और टेबल 2.2 के जो ग्रुप बी के सैंपल्स हैं, तो देखिए एक बार टेबल 2.2 को देख लें। तो ये टेबल 2.2 है जिसमें ये ग्रुप बी हो गया। ग्रुप बी के अंदर है सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये ग्रुप 2 के टेबल 2.2 के अंदर ग्रुप बी के सारे सैंपल्स हैं। तो ग्रुप बी के टेबल 2.2 के अंदर इन सैंपल्स ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर दिया था। तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही चेंज इन्होंने यानी कि इन सैंपल्स को जब फ्लावर एक्सट्रैक्ट के अंदर डाला गया तो इन्होंने क्या करा, फ्लावर एक्सट्रैक्ट के जो रेड कलर था उसको ग्रीन कलर के अंदर चेंज कर दिया। द सैंपल्स ऑफ ग्रुप सी इन टेबल 2.2, अब टेबल 2.2 के अंदर जो ग्रुप सी के सैंपल्स हैं उन्होंने दैट डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो इन सैंपल्स ने रेड और ब्लू लिटमस पेपर के को किसी भी तरह से चेंज नहीं किया था। आर सेम एज दोज दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट, और ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि इन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को भी चेंज नहीं किया। यानी कि जो ग्रुप सी के सैंपल्स हैं इन्होंने ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ में भी कोई रिएक्शन नहीं की थी, किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं किया था, और इसी तरह से सेम इन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को भी चेंज नहीं किया। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया इस टेबल को देख करके, टेबल 2.3 को देख करके। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, तो इस ऊपर दी गई एक्टिविटी के आधार पर वी कैन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं that the red rose extract can also be used to test the nature of the substances, कि रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट है, जो लाल गुलाब का अर्क है, उसको हम
किसी भी सब्सटेंसेस का, किसी भी पदार्थ के नेचर का पता करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। Hence, इसीलिए इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर, इसीलिए यह एसिड बेस इंडिकेटर का एक और एग्जाम्पल है। यानी कि रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के अलावा यदि किसी सब्सटेंस की नेचर जाननी है तो उसके लिए हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक और दूसरा है एसिड बेस इंडिकेटर। You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits और flowers. अब हम ये जो प्रोसेस हमने करी थी रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में, तो अब हम इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। किस तरह से रिपीट करेंगे कि हम प्रिपेयर करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे सब्सटेंसेस की नेचर को। वेजिटेबल्स का एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं और फ्लावर्स का और फूलों का भी अर्क बना करके हम अलग अलग जो सब्सटेंसेस हैं, जो पदार्थ हैं, उनकी हम टेस्टिंग करेंगे कि वे किस नेचर के हैं। सच एज बीटरूट। अब हम इसमें किस किस तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स को काम ले सकते हैं, तो उनमें देखिए बीटरूट यानी चुकंदर, पर्पल कैबेज यानी कि पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की पत्ता गोभी को हम यूज कर सकते हैं। टर्मरिक यानी कि हल्दी को यूज कर सकते हैं। इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन को हम यूज कर सकते हैं। एंड रेड हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फ्लावर। इन सब को हम फ्लावर का एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। और ये सभी जो है, इनके जब एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, इनका जब अर्क बन जाएगा, तो ये कैसे काम करेगा, एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में हम इनको काम ले सकते हैं। एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर। आइए चलिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। और हमें क्या तैयार करना है, एन एसिड बेस इंडिकेटर फ्रॉम टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। हमें एक एसिड बेस इंडिकेटर बनाना है टर्मरिक से यानी कि हल्दी से। एज एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर के रूप में हमको उसको काम में लेना है। तो देखिए हम उससे किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसको तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। टेक अ स्पून फुल ऑफ टर्मरिक और हल्दी इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर, एक इस तरह की बाउल के अंदर हमें 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर लेना है। एंड एड अ लिटिल वाटर टू मेक अ पेस्ट, फिगर 2.9a। और इस तरह से ये फिगर हो गई 2.9a। इसमें हमें थोड़ा सा पानी मिला देना है और इस हल्दी का पेस्ट बनाना है। वी मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। और या फिर अगर हमारे पास हल्दी का पाउडर नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्रेश हल्दी लेंगे, उसका एक टुकड़ा लेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे, उसको अच्छे से पीस लेंगे। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। अब हम क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक एक फिल्टर पेपर लेंगे और उसे इस टर्मरिक का जो पेस्ट है उसके अंदर डाल देंगे, उसको गीला कर देंगे और जब तक उसको डुबो के रखेंगे जब तक कि वो येलो कलर का ना हो जाए। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू द ड्राई। अब हम उस फिल्टर पेपर को बाहर निकाल लेंगे, वो येलो कलर का हो गया है। अब हम उसे सूखने के लिए रख देंगे। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स। अब ये जो येलो पेपर है इसको हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इस तरह से काट लेंगे। विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। और अब इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, ये बन गया टर्मरिक पेपर। फिगर 2.9b, ये फिगर 2.9b हो गई। तो इस तरह से हमने टर्मरिक से या हल्दी से इस तरह से टर्मरिक पेपर बनाया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यूजिंग अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर को यूज करेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। अब हमने टेबल 2.1 के अंदर जितने भी सैंपल्स लिए थे, हर सैंपल के अंदर से एक एक ड्रॉप लेंगे और ये जो टर्मरिक पेपर है इसके ऊपर एक एक ड्रॉप को हम डालते जाएंगे, 1 by 1, एक एक करके, ऑन सेपरेट पीस ऑफ टर्मरिक पेपर। हर एक ड्रॉप एक सैंपल की डाली एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर, उसके बाद में दूसरे सैंपल की एक बूंद डालेंगे दूसरे पीस ऑफ पेपर के ऊपर, दूसरे हल्दी के जो पेपर है उसके ऊपर हम डालेंगे। रिकॉर्ड आर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। अब हम टेबल 2.4 के अंदर जितने भी सैंपल्स को हम डालेंगे एक एक बूंद, तो इस हल्दी का पेपर के ऊपर क्या चेंज आता है, उस चेंज को, उस ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल 2.4 के अंदर रिकॉर्ड करना है। और यहां पर देखिए ये टेबल 2.4 है जिसमें टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर।
टेबल 2.1 के अंदर जितने भी सैंपल्स दे रखे हैं उनकी नेचर को हमें टेस्ट करना है विद टर्मरिक पेपर, इस हल्दी के पेपर के साथ में। तो इसमें देखिए क्या है, नेम ऑफ द सैंपल्स एक तरफ, उसके बाद में सेकंड है इसके कॉलम में कि द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल, इस हल्दी के पेपर के ऊपर किस तरह से कलर चेंज होता है जब हम किसी भी सैंपल की एक ड्रॉप इसके ऊपर डालते हैं, तो उस चेंज को हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब देखिए इस टेबल को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमें टेबल 2.1 के अंदर जितने भी सैंपल्स हैं उन सबको यहाँ पर हम लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले है लेमन जूस। अब लेमन जूस की जब हम एक ड्रॉप इस हल्दी पेपर के ऊपर डालेंगे तो इसका देखिए कलर क्या है, हल्दी पेपर का जो कलर है वो येलो कलर है, और लेमन जूस डालने पर हल्दी पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, वह येलो का येलो ही रहता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे अनचेंज। सेकेंड सैंपल है सोप सॉल्यूशन, जब इसकी हम एक ड्रॉप डालेंगे हल्दी पेपर के ऊपर तो हल्दी पेपर रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन आंवला जूस, इसकी जब एक ड्रॉप डालते हैं तो हम देखते हैं हल्दी पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, वह येलो का येलो ही रहता है। नेक्स्ट है टैमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी, जब इसकी एक ड्रॉप डालते हैं तो हल्दी पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं रहता है, वह येलो का येलो ही रहता है। विनेगर की जब एक ड्रॉप डालते हैं हल्दी पेपर के ऊपर तो यह अनचेंज ही रहता है। नेक्स्ट है 6 नंबर पर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जब इसकी एक ड्रॉप हल्दी पेपर के ऊपर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हल्दी पेपर रेड कलर के अंदर चेंज हो गया। इसी तरह से है नेक्स्ट लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, जब इसकी एक ड्रॉप हल्दी पेपर के ऊपर डालते हैं या टर्मरिक पेपर के ऊपर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो येलो कलर का था हल्दी पेपर वो अब रेड कलर के अंदर चेंज हो गया। नेक्स्ट है टैप वाटर, इसकी जब एक दो ड्रॉप हल्दी पेपर के ऊपर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो येलो का येलो ही रहता है, कोई चेंज उसके अंदर नहीं रहता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनचेंज। नेक्स्ट है वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, इसकी जब एक ड्रॉप डालते हैं हल्दी पेपर के ऊपर तो वह रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, हल्दी पेपर के ऊपर डालते हैं तो ये अनचेंज रहता है। इसी तरह से है सॉल्ट सॉल्यूशन, इसकी सॉल्यूशन की जब एक दो ड्रॉप डालते हैं हल्दी पेपर के ऊपर तो कोई चेंज नहीं रहता है, यह अनचेंज रहता है। तो अब इस टेबल में जितने भी सैंपल्स दे रखे हैं उनको हमने टर्मरिक पेपर के साथ में जब उसकी रिएक्शन को देखा कि किसके साथ में कलर चेंज होता है किसके साथ में कलर चेंज नहीं होता है, तो अब इस टेबल का हम क्या कंक्लूजन निकलता है उसको हम देखते हैं। अब देखिए ऑब्जर्वेशंस में है कि सैंपल्स इन ग्रुप ए के अंदर जो सैंपल्स थे जो कि एसिड्स थे, एंड ग्रुप सी जो कि न्यूट्रल है इन टेबल 2.2 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये टेबल 2.2 है जिसमें कि ग्रुप ए और ग्रुप सी इनके जो सैंपल्स हैं, तो ग्रुप ए के जो सैंपल्स हैं वो सारे कैसे हैं, एसिडिक सैंपल्स हैं, और ग्रुप सी के जो सारे सैंपल्स हैं वो कैसे हैं, न्यूट्रल सैंपल्स हैं। तो इस तरह से ग्रुप ए के जो कि एसिडिक नेचर के सैंपल्स हैं और ग्रुप सी के जो कि न्यूट्रल नेचर के सब्सटेंसेस हैं इन टेबल 2.2 आर अनेबल टू चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। तो एसिड्स और जो न्यूट्रल सैंपल्स थे ये टर्मरिक पेपर के कलर को चेंज करने में अनेबल थे, ये उसके येलो कलर को चेंज नहीं कर पाए। सैंपल इन ग्रुप बी बेसिक चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर येलो टू रेड, और जो ग्रुप बी के जो बेसिक नेचर के सैंपल्स थे उन्होंने क्या करा, टर्मरिक पेपर का जो येलो कलर था उसको रेड कलर के अंदर चेंज कर दिया। तो ये हमारा टेबल का हो गया ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, हमारे इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर, टेबल के अवलोकन के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस, कि टर्मरिक पेपर को हम बेसिक सब्सटेंसेस को यानी कि जो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए हम टर्मरिक पेपर का यूज कर सकते हैं। हाउएवर, हालांकि इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस, लेकिन ये जो टर्मरिक पेपर है यह एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, यानी कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि एसिड वाले सब्सटेंस कौन से हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से हैं, क्योंकि ये दोनों के साथ में ही सेम रिएक्शन कर रहा है, दोनों के साथ में ही ये कलर को चेंज नहीं कर रहा है, ये केवल बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में ही बता रहा है। नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स।
तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में जाकर के अलग अलग तरह की गंध, स्मेल या ऑड्यूर देते हैं, उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। There are some substances whose odors change in an acidic or basic medium. तो ऐसे कुछ substances होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनकी गंध एसिडिक और बेसिक मीडियम में जाकर के चेंज हो जाती है, बदल जाती है। These are called olfactory indicators और ये कहलाते हैं olfactory indicators या फिर घ्राण सूचक। Whose substances may be used as olfactory indicators। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिन्हें कि हम olfactory indicators के रूप में काम में ले सकते हैं। एक्टिविटी 2.6 है लेट अस इन्वेस्टिगेट। आइए चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, खोज करते हैं। और किस चीज की खोज करनी है हमें कि ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जिसे कि हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में काम ले सकते हैं और किस तरह से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनके अंदर जाकर के इनकी गंध में किस तरह से चेंज आता है। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ कंटेनर। अब हमें बनाना है एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक अच्छी तरह से चॉप किया हुआ ऑनियन लेना है और उसे एक कंटेनर के अंदर डाल देना है अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। और इसके अंदर हम डाल देंगे क्लीन कॉटन क्लॉथ, साफ सुथरे सूती कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स, कुछ सूती कपड़े की पट्टियां डाल देंगे, या फिर पट्टियां नहीं है तो हम फिल्टर पेपर भी उसके अंदर डाल सकते हैं। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। और अब इस कंटेनर को अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑड्यूर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे उसमें से 1 या 2 कॉटन क्लॉथ को या फिर फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स को बाहर निकालेंगे और उसकी जो ऑड्यूर है, उसकी जो गंध है, उसको सूंघ करके देखेंगे। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिन वाटर ऑन 1 स्ट्रिप्स। अब हम क्या करेंगे, एक साफ सुथरी सरफेस के ऊपर एक स्ट्रिप को बाहर निकालेंगे जो हमने बाहर निकाली है, उस स्ट्रिप को साफ सुथरी जगह पर रखेंगे और उसके ऊपर टैमरिंड वाटर की यानी कि इमली के पानी की 1-2 बूंद उस स्ट्रिप के ऊपर डालेंगे एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन द अदर। और जो दूसरी स्ट्रिप है उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा सोल्यूशन की भी 1-2 बूंदें डालेंगे। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। और अब हम उस स्ट्रिप के ऊपर इन बूंदों को फैलने के लिए छोड़ देंगे। वी हैव चेक द ऑड्यूर अगेन। अब हम दोबारा से गंध को चेक करते हैं एंड फाउंड चेंज इन द ऑड्यूर ऑफ द अनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टर्मरिन वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने अच्छी तरह से चॉप किए हुए प्याज का जो चॉप्ड प्याज थे उनके अंदर से जब हम इस स्ट्रिप को निकालते हैं तो उस समय भी हम इसकी गंध को सूंघेंगे। और जब इसके ऊपर हमने इमली का पानी और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दूसरी स्ट्रिप के डाला तो उसके बाद में भी हम इस स्ट्रिप को अच्छी तरह से सूंघ करके देखेंगे। एंड फाउंड चेंज इन द ऑड्यूर ऑफ द अनियन स्ट्रिप्स बिफोर एंड आफ्टर। और जो अनियन की स्ट्रिप्स है, जो प्याज की पट्टियां हैं, उनकी जो गंध है उसको हम पहले और बाद में दोनों टाइम हम उसको चेंज करेंगे, उसको हम सूंघ करके देखेंगे और उसके अंदर जो चेंज है उसका पता करेंगे। पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम, यानी कि जब हमने उनके ऊपर टैमरिंड वाटर डाला और बेकिंग सोडा सोल्यूशन डाला तो पहले की स्थिति को और बाद की स्थिति को, दोनों ही स्थितियों में हम उन स्ट्रिप्स को सूंघ करके देखेंगे कि क्या उनकी गंध में, उनके ऑड्यूर में कोई चेंज हमको दिखता है। तो इस तरह से कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है तो उसका पता करने के लिए हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। What happens when acidic substances mix with basic substances? क्या होता है जब एसिडिक सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ में मिलाया जाता है, यानी कि अम्लीय पदार्थों को जब क्षारीय पदार्थों के साथ में मिलाया जाता है तो क्या घटित होता है। एक्टिविटी 2.7 है लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो इस बात को जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको जानेंगे कि एसिडिक सब्सटेंस को जब बेसिक सब्सटेंस के साथ में मिलाया जाता है तो क्या होता है। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें लेमन जूस की यानी कि नींबू के रस की 1 ड्रॉप लेनी है एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। और इसमें लगभग हमें 20 ड्रॉप पानी की मिलानी है।
वी ऑब्जर्व दैट कलर इज नॉट चेंज, और हम क्या देखते हैं कि कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इसके अंदर हमें नींबू का रस लेना है, उसके अंदर 20 बूंद हमें पानी की डालनी है, और हम क्या देखते हैं कि अभी इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। When we add a drop of blue litmus solution to it, और जब हम इसके अंदर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालते हैं, we observe that color of solution became red, तो हम क्या देखते हैं कि जो नींबू का रस का जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर का चेंज हो गया। फिगर 2.10a, ये फिगर है 2.10a। Now slowly add drops of lime water to this test tube with the help of a dropper। अब हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे और उसकी हेल्प से लाइम वाटर की यानी कि चूने के पानी की भी कुछ बूंदें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करते जाएंगे। एंड स्विल इट वेल, और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। We observe that a stage comes when the color of the solution change from red to blue। तो हम क्या देखते हैं कि एक स्थिति आती है जब ये जो रेड कलर है वह धीरे धीरे ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाता है, जैसा कि फिगर 2.10 बी के अंदर दिखाया है। When again add 1 drop of lemon juice to the above solution। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जब हम फिर से एक बूंद लेमन जूस की मिलाते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, एक बूंद नींबू के रस की मिलाने से ये वापस से रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जब हम इसके अंदर लाइम वाटर मिलाते हैं तो रेड से ब्लू के अंदर हो जाता है, और लाइम वाटर के बाद में जब हम इसमें फिर से एक ड्रॉप लेमन जूस की मिलाते हैं तो ये ब्लू से रेड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या प्रिडिक्शन निकलता है, इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए प्रिडिक्शन है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन। जब हम सबसे पहले जो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर लेमन जूस लिया था, तो लेमन जूस के अंदर जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालते हैं, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन टर्न्स रेड। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो जाता है, वह रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। When lime water is added to this test tube, अब हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम लाइम वाटर मिलाते हैं, चूने का पानी ऐड करते हैं, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रेड कलर का सॉल्यूशन था वह अब धीरे धीरे रेड से ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है वह अब एसिडिक नहीं रहा। लाइम वाटर हैज न्यूट्रलाइज्ड द इफेक्ट ऑफ द एसिड। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिला रहे हैं, लाइम वाटर को मिला रहे हैं, और लाइम वाटर को मिलाने की वजह से उसने क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो एसिडिक इफेक्ट था उसको खत्म कर दिया। इसकी वजह से वह रेड से ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, तो जब हम एक किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर किसी बेस को एक सफिशिएंट मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर मिलाते हैं, वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो हम क्या देखते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वह ना तो एसिडिक है और ना ही वह बेसिक नेचर का है, ना तो वो अम्लीय है ना ही वह क्षारीय प्रकृति का रहता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं वे कहलाती हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। सॉल्ट भी बनता है, वाटर भी बनता है, विद द इवोल्यूशन यानी कि रिलीज होने पर ऑफ हीट, गर्मी भी निकलती है यानी कि हीट भी रिलीज होती है। तो इस तरह से किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट, वाटर एंड हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर देखिए एसिड के अंदर बेस को मिलाया तो क्या बना, सॉल्ट बना। सॉल्ट क्या होता है, यह न्यूट्रल होता है, लवण होता है। तो इस तरह से ये सॉल्ट बना, इसमें वाटर बनता है और इसमें हीट भी रिलीज होता है, ये हीट भी रिलीज होती है। तो इस तरह से ये किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला है। इस तरह से स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्टिविटीज में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, और चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सब के आंसर को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी
सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर के अंदर एक्टिविटीज और चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस, चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सब के आंसर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।